गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान कक्षा 10 का जैव प्रक्रम का भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम भाग 1 और 2 में पोषण और श्वसन की प्रक्रिया समझ चुके हैं बच्चों। अब हम वहन समझेंगे इस भाग में। तो जैव प्रक्रम का भाग 3 आइए समझते हैं। संवहन, पहले इसका नाम परिसंचरण था, संवहन, और अब इसको वहन भी बोलते हैं। छात्रों, आप जानते हो कि किसी भी वस्तु को यहाँ से वहाँ जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, कुछ साधन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जो हम भोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना है, यह सब हमारे शरीर में कैसे घूमते हैं, कैसे इनका संवहन होता है, इसका हम अध्ययन संवहन के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, मनुष्य में ध्यान देंगे, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम भोजन पूरे शरीर में पहुंचता है, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव ये हैं। कौन कौन से अवयव काम करते हैं इसमें? तो पहला तो है हृदय, आप सब जानते हैं हृदय, हार्ट। उसके बाद है रक्त नलिकाएं, इसमें धमनी और शिरा आते हैं। और तीसरा है वहन का माध्यम, माध्यम क्या है जिसमें वो घूमते हैं? तो वो है रक्त और लसिका। ध्यान देंगे बच्चों, मानव संवहन तंत्र के अवयव 3 हैं: हृदय, रक्त नलिकाएं और वहन का माध्यम। अब रक्त को हम समझ लेते हैं कि यह ठोस अवयव और द्रवीय विलयन से मिलकर बना होता है। ठोस अवयव में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स 3 आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक को ध्यान से समझेंगे। पहले देखेंगे लाल रक्त कणिकाएं। ये O2 CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। ये लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और रक्त लाल दिखाई देता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन इसी के माध्यम से पहुंचती है। इसकी कमी, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब लोगों को एनीमिया या रक्त अल्पता का रोग हो जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि एनीमिया या रक्त अल्पता का रोग किस कारण से होता है। तो उसमें एक लवण होता है, लौह लवण, आयरन की कमी होती है उसमें, और हीमोग्लोबिन उसी में लवण से बना होता है। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है बच्चों। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, वाइट ब्लड वेसल्स, ये हमारे शरीर में यदि कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो उनसे यह सैनिक की भांति युद्ध करती हैं। जिस प्रकार बॉर्डर पर सैनिक खड़े रहते हैं, कोई हमारे देश में प्रवेश न कर पाए, उसी प्रकार हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं सैनिक की भांति कार्य करती हैं। ये रोगाणुओं से लड़ती हैं और हमको रोग मुक्त रखने में सहायक होती हैं। तीसरी होती हैं रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं। आप जानते हो, कहीं चोट लगती है आपको तो रक्त बहने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक थक्का जैसा बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इसमें सहायक होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स, या इनको बोलते हैं रक्त प्लेटलेट्स। दूसरा है द्रवीय विलयन। तो पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्वों से बना होता है। तो द्रवीय विलयन में प्लाज्मा आता है। आप रक्त की संरचना को या उसके घटकों को भली भांति समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, हम देखेंगे रक्त वाहिकाएं। तो उसमें पहली है धमनी, दूसरी है शिरा। धमनी क्या करती है, ध्यान से समझेंगे। इसी के आधार पर हम सीखेंगे कि रक्त किस प्रकार शरीर में जाता है और शरीर से वापस आता है। तो धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद है फुफ्फुस, धमनी, मैं भी समझाऊंगी हृदय का समझाते समय। शिराएं विभिन्न अंगों से
ये अंगों से हृदय तक आती हैं। कौन सा रक्त लेकर? अनाक्सीकृत रुधिर इकट्ठा करके वापिस हृदय में अपवाद आती हैं। इसका भी अपवाद है फुफ्फुस सिरा, मैं आपको बताती हूँ आगे। दूसरा, धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, क्योंकि इसमें बहुत दबाव से रक्त बहता है, इसलिए इसकी भित्ति बहुत मोटी और लचीली होती है। और सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। धमनी में वाल्व नहीं होते, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, सिरा में वाल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती हैं, उसके बीच में ऊतकों के नीचे पाई जाती, मतलब अंदर होती हैं, त्वचा से हमको दिखाई नहीं देती। और ये सतही होती हैं, हम स्किन में ऊपर से देख पाते हैं, जो हरे रंग की सिराएं दिखती हैं वो सिरा है, लेकिन धमनी हमको ऊपर से दिखाई नहीं देती। बच्चों, ये धमनी और सिरा में अंतर, आप इसको नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, ये हो सकता है आपको परीक्षा में पूछा जाए। अब हम समझेंगे मानव हृदय की संरचना, साथ ही समझेंगे कि किस प्रकार हृदय से रक्त अंगों तक जाता है और पुनः अंगों से हृदय पर आता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, मैंने अभी आपको बताया कि सिराएं अंगों से रक्त हृदय में लाती हैं, लेकिन कौन सा? अशुद्ध अनाक्सीकृत रक्त। लेकिन फुफ्फुस सिरा अपवाद था, ये फेफड़े से आती है रक्त लेकर हृदय में, तो आ तो रही है अंगों से, लेकिन ये शुद्ध रक्त लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। आती तो वहीं अंगों से हृदय तक है, लेकिन ये कैसा रक्त लाती है? शुद्ध रक्त। बताया था मैंने, अपवाद है एक ही सिरा, फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस सिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त लाके बाएं आलिंद में डालती है। रत्न दिखाई कि 2 आलिंद 2 निलय होते हैं बच्चों। तो ये बायां, जो हमारा दायां हाथ है वो, उसको हम बायां, हमेशा ध्यान रखना कि जो हम दायां हाथ, वहाँ हम बायां नॉमिनेट करेंगे कि बायां आलिंद बायां निलय। और जो हमारा उल्टे हाथ की तरफ है, क्योंकि हम उल्टे खड़े होते हैं ब्लैक बोर्ड में या हमारे कापी के समय, और जो हमारा दायां है वो बायां होगा और जो बायां है वो दायां होगा। तो जो फुफ्फुस सिराएं हैं वो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लाती हैं। ये देखिए, तीर का निशान देखते चलेंगे हम। तो फुफ्फुस सिराएं बाएं आलिंद में ये शुद्ध रक्त लाई, फिर वो बाएं आलिंद से में बाल्ब पाए जाते हैं बच्चों। यहाँ पर 2 बल्नी और त्रिबल्नी, यहाँ 2 बल्नी यहाँ त्रिबल्नी बाल्ब पाए जाते हैं। इन बाल्ब से होता हुआ हृदय बाएं निलय में आ जाता है। ये नीचे बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाता है। और इसके पश्चात यहाँ से ये दिख रही है आपको महाधमनी, महाधमनी दिख रही है, जो धमनी क्या करती हैं? हृदय से शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो देखिए, फुफ्फुस सिरा ने बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लाया, तो वहाँ से बाल्ब से होते हुए नीचे बाएं निलय में आ गया। ये बाल्ब ऊपर की ओर रक्त को जाने से रोकते हैं, केवल नीचे ही रक्त उनसे आ सकता है। अब यह शुद्ध रक्त इस महाधमनी से होते हुए, ये शुद्ध रक्त इस महाधमनी से होते हुए विभिन्न अंगों तक पहुंच गया। इतना आप समझ गए होंगे कि देखिए, फुफ्फुस सिरा ने रक्त लाई शुद्ध, कहाँ से? फेफड़ों से। उसने बाएं आलिंद में रक्त को छोड़ा, बाएं आलिंद से वो बाएं निलय में गया, बाएं निलय से महाधमनी से पूरे अंगों को भेज दिया गया। अब हम इधर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, सिराएं दिख रही हैं आपको, महासिरा शरीर के निचले हिस्से से और शरीर के ऊपरी हिस्से से रक्त को ला रही हैं। कैसा रक्त है ये? अशुद्ध रक्त। कहाँ पर ला रही हैं? दाएं आलिंद पर। कहाँ पर ला रही हैं? दाएं आलिंद पे रक्त आ रहा है। देखिए, ये अशुद्ध रक्त आ रहा है शरीर से इकट्ठा करके महासिरा ने। एक नीचे की महासिरा रहती है निचले अंगों से लाने वाली, और एक ऊपरी अंगों से लाने वाली अशुद्ध रक्त। तो ये आया कहाँ पर? दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से आया ये दाएं निलय में। दाएं आलिंद से कहाँ आया? दाएं निलय में। उसके पश्चात ये देखिए आप, फुफ्फुस धमनी दिख रही है आपको, 2 भागों में बटी हुई है। फुफ्फुस धमनी, यहाँ से ये और ये।
फुफ्फुस धमनी से यह फेफड़ों पर भेज दिया जाता है। हमने सीखा है कि धमनी हमेशा शुद्ध रक्त लेकर हृदय से अंगों तक जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो हृदय से अंगों तक मतलब फेफड़े तक तो जा रही है, लेकिन अशुद्ध रक्त लेके जा रही है शुद्ध करने के लिए। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि फुफ्फुस सिरा ने शुद्ध रक्त लाई, बाएं आलिंद में गया, फिर बाएं निलय में गया और महाधमनी से होते हुए अंगों तक पहुंच गया। अब यहाँ महाशिरा ने दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त लाई, फिर वो दाएं निलय में गया और फुफ्फुस धमनी से होते हुए वो फेफड़ों तक पहुंच गया शुद्ध होने के लिए। जैसे ही शुद्ध हो जाएगा तो फुफ्फुस सिरा पुनः लेकर उसको यहाँ पर ला देगी बाएं आलिंद के पास शुद्ध करके अंगों में भेजने के लिए। तो बच्चों, ये प्रक्रिया थी मानव हृदय में किस प्रकार रक्त आता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। आपको समझ में आया होगा और फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा को क्यों अपवाद कहा था ये आपको समझ में आया होगा। इसके माध्यम से और समझ लेंगे आप अच्छे से। ये देखिए फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन आई श्वसन क्रिया के दौरान, तो ये फुफ्फुस के पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ से फुफ्फुसी सिरा, अभी बताया मैंने आपको, ये फुफ्फुसी सिरा ने ऑक्सीजन युक्त रक्त लिया। कौन सा रक्त लिया? ऑक्सीजन युक्त रक्त। कहाँ लाई? बाएं आलिंद में। बताया मैंने आपको अभी, बाएं आलिंद से बाल्व से होते हुए कहाँ आया? दाएं निलय में, बाएं निलय में आया और वहाँ से होता हुआ वो प्रमुख धमनी, बड़ी धमनी जो है उसका नाम है महाधमनी, वहाँ से होता हुआ शरीर के अंगों पर चला गया। कितना समझ में आया आपको? फिर से देखते हैं एक बार। फेफड़े में ऑक्सीजन है, हमने श्वसन क्रिया के दौरान ली है, वहाँ से फुफ्फुसी सिरा ने शुद्ध रक्त लेकर, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर बाएं आलिंद में गई, बाएं आलिंद से बाएं निलय में शुद्ध रक्त पहुंचा और बाएं निलय से महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंच गया। शुद्ध रक्त से मतलब है बच्चों ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब शरीर के अंग में ऑक्सीजन पहुंच गई, अब वहाँ निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रत्येक कोशिका में एक क्रिया होती है ऑक्सीकरण की, उसमें ऑक्सीजन फिर पुनः क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। अशुद्ध रक्त लेके पुनः सारे शरीर से प्रमुख सिरा अब गई, देखिए दाएं आलिंद पे। ये कहाँ पर गई? दाएं आलिंद पे। फिर दाएं आलिंद से आई दाएं निलय पे। दाएं आलिंद से कहाँ पर लाई उसने? ये दाएं निलय पे। और फिर दाएं निलय से फिर से फुफ्फुस धमनी चली गई फेफड़े के पास रक्त को शुद्ध करने के लिए। कौन ले गई? फुफ्फुस धमनी। अब ये शुद्ध कर देंगे फेफड़े, फुफ्फुस सिरा पुनः यहाँ लेकर आ जाएगी, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और फिर फुफ्फुस सिरा दाएं आलिंद में डाल देगी, फिर दाएं निलय में आ जाएगा, पुनः शुद्ध होने के लिए फेफड़े के पास चला जाएगा। तो छात्रों, रक्त 2 बार हृदय में आता है और जाता है। इस प्रकार मनुष्य का जो प्रसंचरण तंत्र है वो डबल मतलब दोहरा तंत्र कहलाता है। अब हृदय में उपस्थित बाल्ब बताई थी मैंने आपको कि आलिंद और निलय के बीच में बाल्ब पाए जाते हैं, द्विबल्नी और त्रिबल्नी कपाट पाए जाते हैं। ये जो रक्त है उसको आलिंद से निलय में तो आने देते हैं, लेकिन निलय से आलिंद में जाने से रोकते हैं। हम देखेंगे लसिका। हमने देखा था कि रक्त का एक भाग है लसिका, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। बच्चों, ये तो हो गया मानव में परिवहन तंत्र, मानव में वहन तंत्र। हम साइड में देख लेते हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है, कौन में किस प्रकार भोज्य पदार्थ या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे पौधे तक पहुंचाए जाते हैं। तो बच्चों, पादपों में परिवहन के लिए 2 माध्यम है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, खाली स्थान में या जोड़ी में। तो हम ध्यान से समझ लेंगे कि जाइलम क्या करते हैं बच्चों? जो जड़ें, पौधों की जड़ें खनिज लवण और जल को अवशोषित करती हैं। पौधे की जड़ें खनिज लवण और जल को अवशोषित करती हैं। उन जल और खनिज लवण को पूरे पौधे तक पहुंचाते हैं।
ध्यान से सुनेंगे फिर से। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पूरे पौधे तक पहुंचाते हैं, मतलब संवहन का कार्य करते हैं। और फ्लोएम पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, कौन सी क्रिया करती हैं, बता चुकी हूँ मैं आपको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। उसके दौरान जो भोजन बनता है वह उस भोजन को फ्लोएम पूरे पौधे तक पहुंचाता है। इतना ही जानना है आपको पादपों में परिवहन में, जाइलम और फ्लोएम। इतना ही याद रखना है कि जाइलम जल और खनिज लवणों का संवहन करते हैं और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। तो आपको वहन क्रिया, संवहन क्रिया समझ में आई होगी बच्चों। इसके प्रश्नों को उत्तर कर लेंगे। धमनी शिरा में अंतर, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं के कार्य और हृदय की अनुप्रस्थ काट। जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर हल करने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों को नोट करेंगे। अगले वीडियो में आपको मैं उत्सर्जन तंत्र समझाऊंगी। थैंक यू।